मध्य डॉक्टर अश्विनी कुमार दुबे जी हैं, जो गोंडवाना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी छतरपुर में डायरेक्टर हैं और एक पर्यावरणविद भी हैं, प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, काफी समय से काम कर रहे हैं। और एक बहुत ही बड़ा विषय है, मध्य प्रदेश में जिला है छतरपुर, जहाँ पे बक्सवाहा करके एक छोटा सा जगह है और वहाँ पे बहुत घने जंगल हैं। जिन जंगलों की कटाई मध्य प्रदेश सरकार ने उसकी अनुमति दे दी है और अभी केंद्र सरकार के अंतर्गत ये विचाराधीन है। कई बहाने दिए जा रहे हैं इस विषय को लेकर, तो इस विषय पे डॉक्टर साहब हमको पूरा विस्तार से बताएंगे सारा इसका, बक्सवाहा जो जंगल है उसकी क्या उपयोगिता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है और काटना कितना गलत रहेगा और इस विषय को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं और हमारा क्या सहयोग हो सकता है। सर हमको समझाएंगे। प्रणाम सर, प्रारंभ कीजिए आप। रुक जाइए सर, विकास रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। ठीक। ग्रामोदय फाउंडेशन के द्वारा आयोजित आज यह कार्यक्रम सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट संजीव तिवारी जी के द्वारा जो आयोजित किया गया है, उसमें जितने भी हमारे साथी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन सभी का हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। साथियों, हमारे सामने जो प्रमुख विषय आज रखा गया है वह है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और फॉरेस्ट इकोसिस्टम को समझने के लिए हम आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे जो न केवल फॉरेस्ट इकोसिस्टम अपितु वातावरण का एक्वेटिक इकोसिस्टम, जिसको जलीय तंत्र बोलते हैं, दूसरा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जिसको हम स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, और तीसरा एरियल जिसको हम वायवीय पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जानते हैं। और जब इन तीनों इकोसिस्टम को मिला दिया जाता है तब हमारा पर्यावरण का फॉर्मेशन होता है, निर्माण। आज का विषय टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है, अर्थात पृथ्वी का वह हिस्सा जिसमें मानव जीवन उपस्थित है और मानव के साथ और भी जंतु समुदाय उसमें शामिल है, जिसके द्वारा पूरा का पूरा सिस्टम एक सामंजस्य के साथ चलता है। यहां पर हम 3 बिंदु रख रहे हैं जिससे इकोसिस्टम का निर्माण होता है। उसको समझना इसलिए जरूरी है कि बहुत से लोगों का कहना यह हो जाता है कि हम इस इकोसिस्टम को नष्ट करके और फिर से दूसरा इकोसिस्टम तैयार कर लेंगे। हो जाएगा, कर लेंगे, लेकिन उतनी क्षमता उस इकोसिस्टम की नहीं रहेगी जितना क्षमता नेचुरल इकोसिस्टम की होती है। अगर कोई पौधा प्राकृतिक रूप से वृद्धि करता है तो वो मजबूती के साथ खड़ा होता है, और यदि हम उस वृक्ष को शैशवावस्था में जब वो बड़ा होता है और हम उसको सहारा देने का प्रयास करते हैं, कोई लकड़ी लगा करके या कोई और स्टिक लगा करके, और उस पेड़ को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो हमारा वो वृक्ष कमजोर हो जाता है। बिल्कुल यही प्रोसेस फॉरेस्ट इकोसिस्टम पर लागू होता है। 3 शब्द जिनको प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, अंग्रेजी के 3 शब्द हैं। इसकी हम व्याख्या बहुत आसान शब्दों में आप लोगों के लिए करेंगे। प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि प्रोड्यूस करने वाले, उत्पन्न करने वाले, बनाने वाले। और क्या बनाने वाले? भोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से पौधों की हरी पत्तियां जो जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं, और जो भोजन तैयार होता है वो मानव जीवन और दूसरी जातियां उसको भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं और हमें ऊर्जा का संचार होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं हमारे पौधे, और उस केमिकल एनर्जी को मानव जीवन भोजन के रूप में ग्रहण करता है और हम सुबह से लेकर के शाम तक की दिनचर्या करते हैं। ऐसे बहुत से पौधे जिनमें शाक, झाड़ी और वृक्ष, जिनको हर्ब, श्रुब्स और ट्रीज के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत आते हैं। यहां एक बात और जानना आवश्यक है कि ये जो पौधे होते हैं, झाड़ी होती हैं और शाक होते हैं, इनमें भी बहुत सारे वैरायटी होती है। शुष्क वातावरण में रहने वाले पौधे रहते हैं, नम वातावरण जहां का होता है वहां उसके अनुसार पौधे होते हैं। कुछ पौधे जल में पाए जाते हैं, वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो अनुकूलन होता है वो अलग तरह का होता है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो लवण पानी में पाए जाते हैं, अर्थात समुद्री पानी में पाए जाते हैं। उनकी संरचना अलग होती है और उनका अनुकूलन अलग होता है, और वो वातावरण की कंडीशन के अनुसार अनुकूलित होकर के हमारी पृथ्वी पर सरवाइव करते हैं। स्थिति के आधार पर अगर हम देखें तो हम फिर पौधों को कुछ भागों में बांटना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ पौधे आप लोगों ने देखे होंगे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें हवा में रहती हैं, आधार प्रदान करते हैं। शाक, झाड़ी एक अलग तरह का वैरायटी हो जाती है। सतह पर तैर रेंगने वाले पौधे भी हमने सभी ने देखे हैं। और आप लोगों ने प्रकंद, जिनको बल्ब या आप लोगों को साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो आलू, घुइयां और भी बहुत सारे ऐसे कंदमूल फल हैं जो कि जमीन के अंदर उगते हैं। ऐसे जीव आ रहे हैं और भोजन को ग्रहण करके अपना जीवन यापन करते हैं। मनुष्य भोजन नहीं बनाता। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो दूसरे जीव जंतु होते हैं वो भी भोजन नहीं बनाते। वो प्रकृति में बना बनाया जो भोजन होता है या जो रॉ मटेरियल होता है उससे भोजन ग्रहण करके अपना जीवन यापन करता है। बहुत सारे आपने देखे होंगे, तितलियां हैं, कैटरपिलर हैं, दीमक हैं, और बहुत सारे कार्निवोरस जंतु होते हैं जो शिकार करके भोजन ग्रहण करते हैं, जिनमें बिच्छू है, आपके शेर है, चीता है, और भी बहुत सारे जंगली जानवर। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु आपको समझने की आवश्यकता इसलिए है कि जो भी जीव जंतु प्रोड्यूसर जितने भी होते हैं पृथ्वी पर पाए जाते हैं, और कंज्यूमर जितने होते हैं जो इनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जब इनकी आयु पूरी हो जाती है, इनकी अकस्मात डेथ होती है, मौत होती है, तो कुछ और प्रकार के जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं जो इन मरे हुए जीव जंतुओं को डिकम्पोज कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, ताकि प्रकृति में किसी भी प्रकार का असंतुलन पैदा ना हो, किसी भी प्रकार की नुकसान या किसी प्रकार की हानि ना हो। इनमें बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारी फंजाई और वायरस, कुछ प्रोटोजोन्स आते हैं, और ये ऐसे जीव होते हैं जो हमें खाली आंख से नहीं दिखाई देते। हमने आपके सामने 3 बातें करी। इन तीनों बिंदुओं में पूरा का पूरा प्रकृति का जो सामंजस्य है, जो प्रकृति अपना एक बैलेंस बना करके चलती है, वो पूरा का पूरा इन 3 बिंदुओं पर आधारित होता है। इनको आप दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं? आपने भगवान का नाम सुना है, आप लोग मानते हैं कि भगवान होते हैं। हम मानते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को हम मानते हैं, खास तौर से जिनको अपन एक देवी देवताओं के रूप में सृष्टि का निर्माण करने वालों में से एक होते हैं।
ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु भगवान सृष्टि को चलाते हैं, और महेश अर्थात शंकर शिव इस सृष्टि को नष्ट करते हैं। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता शब्द हमारा, अगर आप अंग्रेजी संस्कृति में चले जाएं तो GOD, गॉड मिलता है। कुछ लोग गॉड मानते हैं, कुछ लोग ब्रह्मा विष्णु महेश मानते हैं, कुछ लोग प्रकृति मानते हैं, कुछ लोग अलौकिक शक्ति मानते हैं। GOD, जी मीन्स जनरेटर जो बनाते हैं, O ऑपरेटर जो सृष्टि को चलाते हैं, और D डिस्ट्रॉयर जो सृष्टि को नष्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 बिंदु यहां पर इसके आते हैं। अब आप पूरे के पूरे प्रकृति में हमें किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि प्रकृति का संतुलन है, प्रकृति का बना हुआ सिस्टम है, और ये अपने अपने इकोसिस्टम, अपने अपने पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार काम करते हैं। मानव जीवन जब से अपनी संस्कृति और सभ्यता में आया और इन्होंने अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए जो लगातार आगे बढ़ करके कुछ प्रयास किए, वो प्रयास उनके एक धनात्मक पहलू की तरफ जाना चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाने के लिए प्रकृति का दोहन की जगह शोषण करना शुरू कर दिया। दोहन का हम अर्थ यहां पर आपको बता दें बहुत क्लियर। दोहन वह होता है जब हम किसी वस्तु का उपयोग साधारण तरीके से करते हैं और उसको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। आप पेड़ से फल खाएं, पेड़ से आप पत्तियां तोड़ लें, पेड़ की डाली आप तोड़ लें, ये आपका दोहन है, आप उसका उपयोग कर रहे हैं। और प्रकृति बनी ही इसीलिए कि वो आपको देने के लिए है, लेकिन हम अगर पेड़ को कुल्हाड़ी लेकर के काट करके फेंक दें, ये शोषण। तो हमें इस बात को बहुत गंभीरता के साथ समझने की आवश्यकता है कि मानव जीवन शोषण की तरफ बढ़ रहा है या दोहन की तरफ बढ़ रहा है। अगर वो दोहन की तरफ बढ़ता तो शायद आज जो हमारी वर्तमान परिस्थितियां हैं वो ऐसी ना होती। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम नकारात्मक पहलू की तरफ ज्यादा आ गए हैं, जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण को और जिसके कारण हमारे इकोसिस्टम को नुकसान होने लगा है। और आज हम एक ऐसी चर्चा के बीच में खड़े हो गए हैं कि हमें इस पर विस्तार से बात करने की आवश्यकता हो गई। ये महत्वपूर्ण पहलू है। अब हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि जो हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, जिसको हम आज यहां पर बक्सवाहा से जोड़ करके देखेंगे। जिन्होंने बक्सवाहा का फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखा है, मतलब फॉरेस्ट पूरा देखा हुआ है, जंगल जो पूरा देखा हुआ है, आप उसको अपनी संज्ञान में ले सकते हैं। और जिन्होंने बक्सवाहा का फॉरेस्ट नहीं देखा है, वो किसी भी जंगल में गए हों, चाहे वो किसी भी प्रकार का नेशनल पार्क हो या कोई प्राकृतिक रूप से बना हुआ जंगल हो, उसमें जाकर के आप कल्पना करिए कि हम इस जंगल को हम अपने इस आज एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहते हैं। साथियों, बहुत ही संवेदनशील विषय आपने रखा हुआ है यहाँ पर, और इस संवेदनशील विषय होने के नाते संजीव तिवारी जी से हम ये कहना चाहेंगे कि आप जो मैसेज इस लेक्चर के माध्यम से जो हमारा युवा वर्ग है उनको देने का प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पर युवा पीढ़ी उससे जागृत होगी। जब हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर हमारा एक पर्यावरण होता है, वह हमारी आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होता है, वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, ऐतिहासिक महत्व होता है, शैक्षणिक महत्व उसका होता है, सौंदर्यात्मक प्रतीक होता है, सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे नैतिक बिंदु के आधार पर वो इंपॉर्टेंट होता है, हमारे औषधीय क्षेत्र के लिए हमारे इंपॉर्टेंट होता है, और सामूहिक रूप से अगर हम बात करें तो मानव कल्याण के लिए हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम महत्वपूर्ण होता है। अब इतना महत्वपूर्ण विषय, इतनी संवेदनशीलता के साथ, जहां पर प्राचीन काल में यह कहा जाता था कि पौधे हमारे देवी देवता के समान हैं, हम तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, बट वृक्ष की पूजा करते हैं, और ना जाने हमारे संस्कृति में भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में उस पर्यावरण के अनुकूल जो वहां पर पेड़ पौधे होते हैं उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम उनकी पूजा करते हैं, हमारी आस्था उनसे जुड़ी होती है। कोई धर्म मजहब यहाँ आड़े नहीं आता
सिर्फ एक ही मकसद होता है, प्रकृति। और जब हम उस प्रकृति के साथ छेड़खान करने की बात करते हैं तो मानव जीवन आज के समय में इतना सेल्फिश हो गया है, स्वार्थी हो गया है कि वो पूरे के पूरे सिस्टम को एक चीज को लेकर के देख रहा है कि हम इस इकोसिस्टम से पेड़ काट रहे हैं, या हम इकोसिस्टम के पेड़ को काट करके यहां से हम खनिज संपदा को निकाल लेंगे। आज सवाल यह नहीं है कि वहां की खनिज संपदा कितनी महत्वपूर्ण है, सवाल यह भी नहीं है कि वहां के पौधे कितने महत्वपूर्ण हैं, सवाल यह नहीं है कि वहां पे जीव जंतु कितने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन प्रश्न यह जरूर है कि मनुष्य का मानसिक संतुलन कैसा है। आज हम बक्सवाहा के फॉरेस्ट को कट करने की बात कर रहे हैं, कल हम पन्ना नेशनल पार्क की बात करेंगे, अगले आने वाले दिनों में हम किसी इकोसिस्टम को लेकर के बात करेंगे। और यही काम जब सफलतापूर्वक सरकारें कर लेती हैं तो दूसरी सरकारों के लिए, दूसरे राज्य की सरकारों के लिए और हमारी केंद्र सरकारों के लिए ये उदाहरण बन जाते हैं कि उस राज्य में ऐसा हुआ था, वहां तो इतना विरोध नहीं हुआ, वहां तो कुछ इतनी परेशानी नहीं आई, तो हम क्यों नहीं इसको काट करके कर सकते। साथियों, समझने की आवश्यकता है 382 हेक्टेयर एरिया, जिसको यहां पर हेक्टेयर में दर्शाया गया है, वह भी एक ऐसी मानसिकता को दर्शाता है जो उस एरिया को बहुत छोटे रूप में बताना चाहता है। इसको, इस 382 हेक्टेयर एरिया को आप कन्वर्ट करिए एकड़ में, तो लगभग 9,500 1,000 एकड़ एरिया आता है। अगर आप उसकी बात बीघा में करेंगे तो उसका एरिया और बड़ा हमें दिखाई देगा, लेकिन शासन के द्वारा हेक्टेयर में हाईलाइट किया गया आम जनता के लिए, ताकि वो यह समझ सके कि एक बहुत छोटा सा एरिया हमने एक अच्छे काम के लिए हमने दूसरी कंपनी को हैंड ओवर किया। उसी एरिया में जो सरकार के द्वारा बताया जा रहा है, वन विभाग के द्वारा बताया जा रहा है, 2,15,875 वृक्षों को काटने की बात की जा रही है, जहां पर अभी हमने बीते हुए दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया और सभी लोगों का प्रयास था कि हम एक एक पेड़ लगाएं, और वह वृक्ष पेड़ लगा करके वृक्ष में परिवर्तित होगा भी या नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पौधे रोपित करने के बाद उसके संरक्षक कितने हैं। आप सोचिए कि कल जिन लोगों ने वृक्षारोपण किया, क्या आज उस पेड़ को देखने के लिए वो लोग गए होंगे? कुछ लोग गए होंगे, कुछ लोगों ने महज फॉर्मेलिटी की हो। ऐसी स्थिति में जहां पर हमें एक एक पौधे की चिंता करने की आवश्यकता है, हम तो लाखों की बात कर रहे हैं। आप खुद कल्पना करिए, हम अपने जीवन में अगर एक महीने में एक पेड़ लगाएं, दिन की बात नहीं कर रहे हैं, संभव ही नहीं होता, तो एक साल में आप कितने पेड़ रोपित करेंगे? 12 पेड़। 100 साल में 1200। आपका जीवन कितना है? आप खुद अंदाजा लगाइए कि आप अपने जीवन में कितना वृक्षारोपण कर सकते हैं। आजकल के जो आंकड़े हम देख रहे हैं, जो हम पेपर में पढ़ते हैं, जो सोशल मीडिया में पढ़ते हैं, लाख से नीचे बात ही नहीं होती है। 1 लाख पेड़ लगा दिए, 5 लाख पेड़ लगा दिए, 17 लाख पेड़ लगा दिए। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप खुद देखिए, जिन संस्थाओं में आप पढ़ रहे हैं, उन संस्थाओं का रिकॉर्ड निकाल लीजिए आप, विगत 10 साल और 20 साल का, कि आपने वृक्षारोपण के समय 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा और बीच में कितने पौधे लगाए। अगर आप 20 साल का आंकड़ा निकाल करके रख लेंगे अपने सामने, तो शायद ऑन रिकॉर्ड इतने वृक्ष लगे होंगे कि उस एरिया में कोई स्पेस ही नहीं बचा होगा जिसमें वृक्षारोपण ना हुआ। सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है।
दूसरा पहलू हमारा महत्वपूर्ण यह आता है कि जब हम किसी प्राकृतिक संपदा का मूल्यांकन करते हैं तो उसकी एक कीमत लगा दी जाती है। आज यदि आपसे कोई कहे कि आपके बेटे की कीमत कितनी है, हमें आप अपना बेटा दे दीजिए, हम उसका क्या करेंगे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। हम यहां पर शादी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बच्चा लेने की बात कर रहे हैं जो युवावस्था में आ चुका है। क्या उसकी मां अलाउ कर देगी कि हमारे बेटे को आप 10 लाख 20 लाख या 1 करोड़ रुपए में ले जाइए? क्या उसका पिता उस बच्चे को बेच देगा? क्या उसका भाई बहन अगर हो तो क्या उसकी कीमत लगा देगा? नहीं। तो फिर हम अपने बच्चों की, अपनी प्रकृति के बच्चों की कीमत क्यों लगाएं? धरती हमारी माता है, हमें खूब अच्छे से याद है, हम अपने समय की बात कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा समय नहीं निकला है। जब हम सो करके उठते थे छोटे में, तो हमारी माँ कहा करती थी कि पहले धरती माँ के पैर छुओ और उसके बाद जमीन पे पैर रखो। हमारे लिए धरती माता पूजनीय है। पैर रखने के पहले हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि देवी माँ, पूरे दिन हम आपके ऊपर चलेंगे, मुझे माफ करना। कोई भी भवन पूजन करते हैं, हम धरती माता का पहले जल चढ़ा करके पूजा करते हैं। हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, चर्च, जैन धर्म के मंदिर, ईसाई बौद्ध धर्म के मंदिर और भी जितने हमारे मजहब हैं, उन सभी के जो मंदिर हैं, उनके जो देवालय स्थान हैं, सब पृथ्वी पर बने हुए। और जब मनुष्य परेशान होता है तो उसी धरती की चौखट पर जाकर के पैर छूता है और अपनी मानसिक शांति की बात करता है। वह एक अलौकिक शक्ति जिसको हम किसी ने नहीं देखा, चाहे आप उसको देवता नाम दे दें और चाहे आप उसको प्रकृति नाम दें। बिल्कुल दूसरा पहलू लगा हुआ है। व्यक्ति अपने दैनिक जीवन से परेशान हो जाता है, कहीं कोई आराम नहीं मिलता, उसके बाद वो पृथ्वी के भूखंड में बाहर चल करके जंगल की तरफ मूवमेंट करता है और पेड़ के नीचे बैठ करके एकाग्रता के साथ कहता है कि हम यहां पर हमें मानसिक शांति मिलती है। एक पेड़ काटता हुआ व्यक्ति पेड़ काटते काटते थक जाता है, पसीना आता है, तो वो दूसरे पेड़ की छाया के नीचे आराम करता है कि हम थक गए हैं, और थोड़ी देर बाद आराम मिलने के बाद फिर से जाकर के उस पेड़ को काटने लगता है। काश यदि वो यहां पर यह सोच लेता कि हम किसको काट रहे हैं और हमें शरण देने वाला कौन है, तो शायद वो पेड़ को नहीं काटता। आज हमें इस विषय को बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो बक्सवा का फॉरेस्ट एरिया है, उसमें जो जीव समुदाय है, वो हम आप लोगों को सार्वजनिक करना चाहते हैं। वहां पर पानी है, छोटे छोटे से तालाब होंगे, झरना है, नदी है, और उन सभी स्थानों पर पाए जाने वाले जलीय जंतु होंगे जिनमें नाना प्रकार की मछलियां होंगी, पानी में पाए जाने वाले सांप होंगे, कुछ उसमें मेंढक होंगे। ये तो बहुत सामान्य सी बात है। रेप्टाइल्स होंगे उसमें, जिसमें छिपकली होंगी, गिरगिट होंगे, जिसको अपन गुहेरा बोलते हैं, गोह होंगी। और महत्वपूर्ण बात हम आपको बताएं, वहां पर 2 मुहा सांप भी है। साइंटिफिकली रिसर्च स्कॉलर्स जो पीएचडी करते हैं, जो हमारे प्रोफेसर होते हैं, उन्होंने वहां पर काम किया और वहां पर सांप को देखा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ हम आपके साथ बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक छोटा सा एनिमल का हम उदाहरण यहाँ पर आपको दे रहे हैं, 2 मुहा सांप का। ये ऐसा सांप होता है जो नॉन पॉइजनस होता है, जहरीला नहीं होता है। 2-3 फीट का सांप होता है, और यह 2-3 फीट का सांप कितना इंपॉर्टेंट होता है आर्थिक दृष्टि से, उसकी एस्थेटिक वैल्यू है, उससे दवाइयां बनाई जाती हैं, उससे सौंदर्य प्रसाधन का सामग्री बनती है।
और तो और इसकी मार्केट वैल्यू अगर आप लोग सुनेंगे तो कल्पना नहीं कर सकते कि एक सांप की कीमत कितनी भी हो सकती है। अंदाज लगाइए आप, कितना हो सकता है सांप की कीमत, एक सांप की कीमत जो 2 फीट 2.5 फीट 3 फीट का हो। 2.5 करोड़ से लेकर के 7 करोड़ रुपए एक छोटे से सांप की कीमत। इस तरह के ना जाने कितने जीव जंतु वहां पर होंगे, ना जाने कितनी वनस्पतियां होंगी, ना जाने कितने पेड़ पौधे वहां पर होंगे, जिनकी कीमत अगर आप लगाएंगे तो जो शासन ने आज के समय में काम किया है उससे जाने कितनी बड़ी संपदा हमारे पास है। हो सकता है कि वहां पर कोई ऐसा पौधा हो जो पुराने समय में संजीवनी जैसा काम कर जाए। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें अपनी प्रकृति की ओर लौटना है, और जब हम प्रकृति की ओर लौटने की बात करते हैं, प्रकृति के अध्ययन करने की बात करते हैं, तो हमारी दूसरी सरकार खड़े होकर के उसको नष्ट करने की बात करती है। हम किसकी बात को सुने? जब हमारा सिस्टम नहीं रहेगा तो हम प्रकृति की ओर लौटेंगे कैसे? हम प्रकृति के महत्व को कैसे समझ पाएंगे? इस विषय पर हमें सोचने की आवश्यकता है। एक रिसर्च के अनुसार वहां पर बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ग्लोबल साइंस रिसर्च के अनुसार 73 से अधिक प्रजातियां वहां पर पक्षियों की पाई जाती हैं, जिनमें से राष्ट्रीय पक्षी मोर भी शामिल है, गौरैया भी शामिल है जो धीरे धीरे प्रकृति से खत्म होता जा रहा है, गलगलिया है, नीलकंठ है, बुलबुल है, तोता है, कोयल है, कठफोड़ा है, मैना है, कौवा है, टिटहरी है, बया है, चील है, और तो और वहां पर गिद्ध भी है जिनको हम कभी गरुड़ मानते। तीन एनिमल यहां पर खास तौर से फोकस करने के लिए जरूरी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, गौरैया और गिद्ध, जो धीरे धीरे अपनी पृथ्वी से विलुप्त होते जा रहे हैं इन्हीं मानवीय कृत्यों की वजह से। बहुत से वहां पर पलायन करने वाले पक्षी होंगे जो समय समय पर आते हैं। सीजनल पक्षी, आप लोगों ने सुना होगा नाम साइबेरियन बर्ड्स, साइबेरिया से हमारे पास आते हैं और कुछ समय यहाँ पर व्यतीत करने के बाद वापस चले जाते हैं। खंजन पक्षी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, बरसात ऋतु के पहले आते हैं और जैसे ही बरसात खत्म होती है वो माइग्रेट करके दूसरी जगह चले जाते हैं। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार वहां पर तेंदुए की संख्या 1, भालू की संख्या 2, लकड़बग्गा की संख्या 8, सोन कुत्ता 13, भेड़िया 4 और इसके अलावा हिरण, चीतल, नीलगाय, सियार, सांभर, बंदर, बारहसिंगा, कीट पतंगा, मधुमक्खी, तितलियां, टिड्डे और ना जाने कितने प्रकार के जीव जंतु वहां पर पाए जाते हैं। सभी का महत्व है। नदी तालाब पाए जाते हैं, वेटलैंड एरिया पाया जाता है छोटा सा। हमारा मध्य प्रदेश टाइगर की उपस्थिति की वजह से टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है और आज हम इस टाइगर स्टेट में इस तरह के काम करने जा रहे हैं जो हमारे लिए एक संकट पैदा कर रहे हैं। 17वीं शताब्दी में 7 जातियां, 18वीं शताब्दी में 11, 19वीं शताब्दी में 27 और 20वीं शताब्दी में 67 से अधिक प्रजातियां जीव जंतुओं की विलुप्त हो चुकी। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और हम आपको बताना चाहते हैं कि एक बार यदि कोई प्रजाति विलुप्त हो जाती है, दुनिया की कोई ताकत उसको दोबारा वापस नहीं ला सकती है। डोडो पक्षी इसका ज्वलंत उदाहरण है। डायनासोर आप सभी लोगों ने सुना होगा नाम। हमने सिर्फ काल्पनिक दुनिया में डायनासोर देखे, हकीकत में नहीं देखे। वहां पर दूसरी तरफ अगर हम जाकर के बात करें कि वहां पर औषधीय पौधे हैं, फलदार वृक्ष हैं, इमारती लकड़ी है वहां पर जिसके द्वारा हम अपने घर मकान को सजाते हैं, बनाते हैं, टेबल कुर्सी बनाते हैं। फल से हमें पौधे मिलते हैं और औषधि से हमें बहुत सारी दवाइयां मिलती हैं। जामुन की बात करें, बहेड़ा की बात करें, अर्जुन है, नीम है, पीपल है, सागौन है।
तेंदू है, बेल, खैर, गूलर, टेसू, चिरौंजी, कोहा, इमली, सैमल, महुआ, चरवा, बेल, मकोई, आंवला, बरगद, अकौआ, अमलतास, ना जाने कितने प्रकार के और पौधे वहां पर होंगे जो हमारे छात्र छात्राओं के लिए, हमारे कॉलेज के लिए, हमारे स्कूल के लिए, हमारे विश्वविद्यालय के लिए एक शोध का विषय हो सकता है, एक शोध का केंद्र बन सकता है। वहां पर इस तरह की प्राकृतिक संपदा भरपूर है। हमने कुछ समय पहले एक कंपनी यहां पर भारत में आई, ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी। उन्होंने सैटेलाइट के माध्यम से देखा कि यहाँ पर कुछ प्राकृतिक संपदा है, बहुमूल्य कीमत है उसकी, और उन्होंने उसको डायमंड के रूप में रिकॉग्नाइज किया। सरकार से परमिशन मांगी, सरकार ने किसी भी तरह से मिलजुल करके उस कंपनी को परमिशन दे दी सर्वे करने के लिए। कंपनी के क्या नियम होते हैं और कंपनी करती क्या है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद उन्होंने उसका काम शुरू किया उस पर, और हीरे निकालने का काम शुरू किया। सुनने में तो ये भी आया कि वहां पर यूरेनियम भी है। तो समझने की बात है कि हम वहां पर बिजनेस किस बात का लेकर के कर रहे हैं। पृथ्वी के नीचे की संपत्ति की बात कर रहे हैं और पृथ्वी के ऊपर जो हमारी बहुमूल्य संपदा है उसको नष्ट करने की बात कर रहे हैं। हमें दोनों पहलुओं को देखने की आवश्यकता है। हमारे आदिवासी भाई वहां पर रहते हैं जो वनोपार्जन के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे सैकड़ों मजदूर वहां पर ऐसे हैं जो गांव के बाहर निकल करके जंगल में जाते हैं और सूखी लकड़ियां जो होती हैं, जो वृक्षों से टूट करके निकल आती हैं, उनको उठा करके घर लाते हैं, बाजार में बेचते हैं, और उससे जो पैसा कमाते हैं उससे उनकी रोजी रोटी चलती है, घर में खाना पकाते हैं। वो लोग हमारे कहां जाएंगे? क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अगर हम उस संपदा को दे देते हैं, बक्सवा के जंगलों को अगर नष्ट करने की अनुमति दे देते हैं? ओजोन, खतरनाक लेयर जो ऊपर बन रही है, ओजोन होल बन रहा है, अगर वो लेयर वहां से खत्म होकर के वहां से ओजोन जमीन पर आने लगेगी। हम ये नहीं कहते कि बक्सवा के जंगल कट जाएंगे तो ओजोन नीचे जमीन पर आने लगेगी, लेकिन वो एक पहला कदम होगा जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को खत्म करेगा और आगे आने वाले समय में दूसरे फॉरेस्ट इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रेरित करेगा मानव जाति। वैश्विक स्तर पर आप सभी लोग जानते हैं क्लाइमेट चेंज कितनी बुरी तरीके से हम सबको प्रभावित कर रहा है। अनायास वर्षा, अनायास ओले, अप्रत्याशित गर्मी, बहुत अधिक मात्रा में ठंड होना, ये सभी चीजों ने हमारी कृषि व्यवस्था जो है हमारी, उसको डिस्ट्रॉय करके रख दिया। कारण यही फॉरेस्ट, हमने उनको नष्ट करना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय स्तर पर एक क्या मैसेज जाएगा इकोसिस्टम को नष्ट करने के लिए, हमारी स्टेट की क्रेडिट क्या रहेगी, ये हमें समझने की जरूरत है। और स्टेट के अलावा वहां पर रहने वाले जो मनुष्य हैं, खासतौर से जो बक्सवा के लोकल मनुष्य हैं, लोकल वहां पे रहने वाले जो पॉपुलेशन है, हम सबसे ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता उन लोगों को है जो वहां पर शांति से बैठे हुए हैं। कुछ लोग, उनको प्राकृतिक संपदा की कीमत समझना पड़ेगी, उनको अपने क्षेत्र के बारे में समझना पड़ेगा। विकास बिल्डिंग बनाने से, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने से, घर में कार रख लेने से, ट्रेन चलाने से ऐसी बातें नहीं होती। हमें जरूरत होती है एक अच्छे माहौल के साथ अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो जब हम अपनी इस प्रकार की प्राकृतिक संपदा को वहां पर अच्छी दृष्टि के साथ देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम वहां पर क्या कार्य कर रहे हैं और हमारी वहां की प्राकृतिक संपदा क्या है, चाहते हैं। बुंदेलखंड वैसे भी आप देख रहे हैं कि बीमारियां, गरीबी, सूखा, और हमारे वहां के बच्चे कुपोषित होते जा रहे हैं।
और ऊपर से हम इस तरह की काम करने के लिए खड़े हो गए। इससे बीमारियां फैलेंगी, महामारी फैलेगी, परिवहन होगा, फैलेगी, ये सारी चीजें होंगी। वहां पर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग आप चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, लूट मचाएंगे, आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न होंगे और असामाजिक तत्व बढ़ेंगे। परिणाम स्वरूप नक्सलाइट पैदा होंगे, जो न केवल वहां के वृक्षों को काटने की बात करेंगे, अपितु वहां की जो संस्कृति है, जो वहां की मानव जाति है, उनको भी नुकसान पहुंचाने की पूरी चेष्टा करेंगे। तो हमें यह भी समझने की आवश्यकता है। अब हम आपको एक महत्वपूर्ण पहलू जो है, जिसको लेकर के पूरी बक्सवाहा का बहस चल रही है, उस पर लेकर के जाते हैं। हाल ही में एक कंपनी को करार किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और उस कंपनी को पूरी की पूरी, जो हमने आपको शुरुआत में स्ट्रक्चर बताया था कि 382 हेक्टेयर जमीन ऑक्शन के रूप में उनको दी, 50 साल की लीज के लिए। यह सरकार की नजर में ऑक्शन होता है, जो उसमें केंद्र सरकार का भी हाथ होता है, फॉरेस्ट क्लियरेंस भी उसमें आती है, भूमि अधिग्रहण भी आता है, और बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो उसमें लागू होते हैं। ये सब सरकारें कर चुकी हैं। सरकार ने जो अपना काम करना था, उन्होंने अपना लेन देन की बात की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। और जब ये बात हम सभी लोगों को पता चली कि ऐसा हो गया, तो अब हम सचेत हुए हैं। अच्छी बात है हमारे लिए, और हमारे पूरे के पूरे हमारे समाज के लोग, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो पर्यावरणविद हो, और चाहे हमारे किसी भी समुदाय के धार्मिक लोग हों, चाहे वो प्रेस मीडिया के हों, चाहे वो सोशल मीडिया को बिलोंग करने वाले हों, हम सभी लोग उन बातों को लेकर के चिंतित हो गए और हम अपनी प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए खड़े हो गए। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। बहुत सारे सेमिनार हो रहे हैं, बहुत सारे वेबिनार हो रहे हैं, लोगों का इंटरैक्शन हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है, टेलीफोन से बात कर रहे हैं, वहां पर जाकर के देख रहे हैं। एकदम से एक केंद्र बन गया है, जागरूकता का केंद्र बन गया। साथियों, यहां पर हम आपको इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि वहां पर 34 मिलियन कैरेट के हीरे हैं, जो हमारे लिए अनुपयोगी है। हमें हीरे नहीं चाहिए। हम आज महामारी के युग में जी रहे हैं, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जो हमें वायुमंडल से मिलना चाहिए। तब हम स्वस्थ रहेंगे, हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा पाएंगे, हम अपनी शारीरिक क्षमता को सुदृढ़ बना पाएंगे, ताकि भविष्य में भगवान ना करे कि कोई दूसरी महामारी हो और हमारा शरीर क्षीण हो जाए। आज के समय में हमें जरूरत है मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत है, जो हमें अपने हॉस्पिटल बनाने की जरूरत है, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को तैयार करने की जरूरत है, हमें अपनी गरीबी को दूर करने की जरूरत है, हमें कुपोषण को दूर करने की जरूरत है। वो इनसे दूर नहीं होगी कि आप जंगल को काट देंगे और जो पैसा लाएंगे वो आप हम लोगों को दे देंगे, जनता को दे देंगे, जनता सुखी हो जाएगी। 1 से 1 करोड़पति, अरबपति, ना जाने कितने पैसे वाले इस दुनिया में थे, और महामारी ने सब बता दिया है कि पैसे का महत्व कितना होता है और प्रकृति का महत्व कितना होता है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। साथियों, इसको बचाने के लिए बहुत अच्छी पहल हम सब लोग कर रहे हैं, चाहे हम ट्विटर के माध्यम से करें, चाहे फेसबुक के माध्यम से करें, चाहे हमारा जो भी माध्यम हो। निश्चित तौर पर यह बात सरकार के कानों में पहुंच रही है। ऊपर भी माननीय प्रधानमंत्री जी के पास इस बात को पहुंचाया जा रहा है और उनके पास पहुंच रही होगी। राष्ट्रपति महोदय जी के पास बात पहुंच रही है, गवर्नर के पास बात पहुंच रही है, और मंत्रालय में भी, वन मंत्रालय में भी इन बातों को पहुंचाया जा रहा है, और वो पहुंच भी रही। दूसरा रास्ता हमारा एक और था, जो कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। वहां पर हमें जैसा कि पता लगा है कि नेहा सिंह, जो दिल्ली की एक महिला है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका बहुत ही पहले स्टेप में 9 अप्रैल को लगा दी गई। वो स्वीकार कर ली गई है। ये हमारे लिए और भी अच्छे संकेत हैं, और संभवतः जुलाई फर्स्ट वीक में उसका निर्णय आना है। भगवान करेगा या प्रकृति करेगी तो वो भी हमारे लिए अच्छा होगा, और हम सब लोगों की चिंताओं की लकीरें दूर हो जाएंगी। अभी हाल ही में हमने एक न्यूज पढ़ी थी, जिसका हम जिक्र यहां पर करना चाहेंगे। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच
जबलपुर का है, जिसमें डॉक्टर पीजी नाथ पांडे और रजत भार्गव के द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी अपील कर दी गई। ये भी प्रकृति की सुनने वाले, और हमें नहीं लगता कि ये केस दोनों जगह से मानव जीवन और प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे। हमारा अंत में यही कहना है कि शासन को और जो अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं उनको ये एग्रीमेंट खत्म कर लेना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए, और हमारी प्राकृतिक संपदा को प्रकृति के हवाले छोड़ देना चाहिए। हमारा सुझाव है कि हमारा ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम बक्सवाहा का जो है आगे आने वाले समय में हेरिटेज बने, हमारी ऐतिहासिक धरोहर बने, और हम सब लोग बक्सवाहा के जंगल को बचाने के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड को एक मैसेज दें कि हमें अपनी प्रकृति का संरक्षण करना है। आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से अगर किसी को भी प्रश्न पूछना है तो सर से प्रश्न पूछ सकते हैं। जी मैं राजेश बोल रहा। आवाज आ रही है? जी 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 नमस्कार सर, आपका बात मैंने पूरा सुना उसमें। तो आपने जो ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपने पूरे इन्वायरमेंट के बारे में बताया, पूरे उसके बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपने चीज़ें बताई। और ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसके रूट कॉज पे हम मतलब जो इसका जो प्रॉब्लम ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अभी ऐसा नहीं हुआ है। आर्य फॉरेस्ट आपने मुंबई में जो हुआ था, इसके लिए काफ़ी इस पे बवाल भी हुआ था, और ये लगातार अभी कुछ टाइम पहले कुछ महीनों पहले नोटिफिकेशन भी आया था इन्वायरमेंट पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेके आया था। उसमें बहुत सारी चीज़ों पे उसको वो काम शुरू कर सकते हैं बिना इन्वायरमेंट क्लियरेंस के। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होते रही हैं, ये ऐसा नहीं अचानक हो गया ये। तो इसकी क्या वजह रही है? आपकी मैंने बात सुनी तो आपने एक चीज़ बोला कि मोदी जी तो चाहते हैं कि हम इन्वायरमेंट की तरफ, हम नेचर की तरफ बढ़े, लेकिन दूसरी सरकारें जो है ऐसा उनके साथ ऐसा कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो मध्य प्रदेश की बात है, इसमें तो शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट है, यानी बीजेपी की गवर्नमेंट है। और आर्य फॉरेस्ट जो हुआ, हम आपकी बात को सीधा उत्तर हम सभी लोगों के पास में है। हम विकास की जब बात करते हैं तो ये बात सच है कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना होगा। हमने आपको एक बात शुरू में कही है कि हमें दोहन करना है, हमें शोषण नहीं करना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय दिया था कि नेशनल हाईवे बनाते समय, ये संबत जी कृपया अपना माइक ऑफ रखें, संबत जी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि हमें नेशनल हाईवे तैयार करना है और उस नेशनल हाईवे में कोई ऐसे जंगल आते हैं या ऐसी प्राकृतिक संपदा हमारे बीच में आती है, पेड़ पौधे आते हैं जिनको हमें काटने के लिए आवश्यकता है, क्योंकि ये पेड़ छोटे नहीं रहते हैं, ये लगभग 50 साल से 40 साल 50 साल से लगभग बड़े पेड़ होते हैं। और आज के समय में हम 40 साल तक इंतजार नहीं कर सकते किसी पेड़ के लिए। ये हमारी पूर्वजों की धरोहर है, हमने तो अभी पेड़ लगाए ही नहीं है अपनी जनरेशन में। तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि यदि आपको नेशनल हाईवे बनाना है या आपको रोड डालना है तो आप अपने मार्ग को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए ना। उससे दोनों बातें होती हैं कि आपका रास्ता तिरछा हो जाएगा, आपके वहां के वृक्ष बचे रहेंगे, और दूसरा जो आप टर्निंग पॉइंट लेंगे उससे जो ट्रांसपोर्टेशन की जो स्पीड होती है वो भी कम होगी और आपका दोनों काम हो जाएंगे। इसमें बुराई क्या है? हमने अपने विधायकों को चुन करके इसलिए भेजा है अपने विधानसभा में, और सांसदों को चुन करके संसद में इसके लिए भेजा है कि वो इसका इस तरह से समाधान निकालें कि हमारी प्राकृतिक संपदा को भी नुकसान ना हो और हमारा विकास भी हो जाए। तो आप उस तरफ क्यों नहीं सोच रहे हैं? उसका भी तो समाधान है ना।
और दूसरी बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो अभी पहले, इसके पहले जो कंपनी थी, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा, सभी लोग समझ रहे हैं उस बात को। तो उसमें क्या था कि वो सर्वे सर्वे वाली कंपनी थी। उनके पास ऐसी मशीन थी कि वो खाली एक बोर करके और नीचे से मटेरियल निकाल करके और टेस्ट करते थे कि यदि यहाँ पर किम्ब्रेलाइट है, किम्ब्रेलाइट का मतलब है कि ऐसा ऐसा स्टोन है जो डायमंड को निर्माण करता है, डायमंड को बनाता है। तो किम्ब्रेलाइट की प्रेजेंस होना डायमंड को इंडिकेट करता है। तो वो ये काम कर रहे थे। लेकिन अभी जो कंपनी को टेंडर करार किया गया है, 50 साल की जो लीज दी गई है, ये ओपन माइंस है। ओपन माइंस का मतलब होता है कि जहां जहां पर इनको प्राकृतिक संपदा में हीरे मिलते रहेंगे, ये गवर्नमेंट के साथ करार करके ये अपना क्षेत्रफल बढ़ाएंगे। और इनका ये भी तरीका रहेगा कि ये होल नहीं करेंगे, ये पूरा का पूरा गड्ढा बनाएंगे, बड़े बड़े गड्ढे बनाएंगे, जिससे हमारी प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा। और ये एरिया बक्सवा से लेकर के अपना पन्ना एरिया तक जुड़ा हुआ है, क्योंकि पन्ना में भी डायमंड है, आपका यहाँ पर भी डायमंड है, मझगुआ में भी डायमंड है। तो हो सकता है कि शायद बक्सवा से लेकर के पन्ना एरिया तक पूरा डायमंड निकलेगा। तो क्या हम आगे आने वाले समय में नेशनल पार्क को भी खत्म कर देंगे? एक्चुअली मैं कुछ कहूँ इसमें? जी हाँ पंडित जी कहिए। इसमें अगर हम लोगों को अगर कुछ करना होगा या इसको रोकने के लिए, तो हम सरकार पे या सुप्रीम कोर्ट पे निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि दोनों अपने आप में अलग चीज है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमको लोगों को जागरूक करना। जब लोग जागरूक हो जाएंगे तब इस पे अच्छे से अमल किया जा सकता है, क्योंकि लोग आजकल जो है सरकार व कोर्ट से प्रभावित होते हैं, और उनको उस मानसिकता से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ये इम्पोर्टेंस जो हमारे प्रकृति के लिए है, ये हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, ये लोगों को अच्छे से जागरूक करना होगा। और मेरे ख्याल से हमारा इस बारे में सोचना अलग है। देखिए, हमारी जो एजेंसीज हैं, न्यायालयीन प्रक्रिया है, जो न्यायालयीन प्रक्रिया कभी भी शासन से प्रभावित नहीं रहती। अगर हम अपने साक्ष्य को, हाँ न्यायालय जो है वो साक्ष्य जरूर मांगती है, प्रमाण मांगेगी आपसे कि हमें आप इस तरह के प्रमाण दें जिससे हम ये कह सके सरकारों से कि ये चीज ज्यादा एथेंटिक है, बजाय कि सरकार का निर्णय। उसमें जो हमारा ये जागरूकता वाला अभियान कार्यक्रम चल रहा है, वो आगे आने वाले समय में बहुत उपयोगी होगा, जो हम लोग कर रहे हैं। तो यही काम जो हम आज आप कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि वहां पर क्या प्राकृतिक संपदा है, क्या जीव जंतु हैं, क्या वो हैं, तो कोर्ट की भी नजर रहती है उस पर। तो ऐसा नहीं होगा कि प्रकरण कोर्ट में चला जाएगा और प्रकरण को सीधा सीधा बोल दिया जाएगा कि नहीं वो तो शासन ने निर्णय ले लिया है, तो अब तो ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होता है सामान्यतः। उसमें कोर्ट अपना संज्ञान लेगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स जो है वो अपने आप में बहुत अहम होते हैं, और अगर एक बार डिसीजन इस तरह का हो जाता है कि ये वृक्ष यहाँ से नहीं हटाए जाएंगे, ये टेंडर यहाँ को नहीं दिया जाएगा, शासन इस पर पुनर्विचार करे, तो शासन को विचार करना होगा। और उस समय जो हमारी पॉपुलेशन होगी, जो वहाँ के लोकल के लोग होंगे, जो सभी पर्यावरणविद होंगे, जो समाज सेवी होंगे, फिर शासन के ऊपर दबाव बनाएंगे, क्योंकि अभी तो वो शासन अपना काम कर चुकी है। अभी इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है वहां से क्लियरेंस लेना है। तो अभी तो बहुत सारे प्रोसेस पड़े हुए हैं। ये शासन के ऊपर दबाव जनता ही बना सकती है, वहाँ के लोकल लोग ही बना सकते हैं, और इसके लिए उन लोकल लोगों के बीच में जाना बहुत जरूरी है। प्रेम जी, हमने ये बात अपने लेक्चर में भी कही है जी। सकते हैं होने की बात आती है तो सबसे पहले वहां के लोकल लोगों को ही खड़ा होना पड़ेगा। हमारी चिंता ये है कि वो एक ऐसा एग्जाम्पल ना बन जाए कि दूसरी जगह उस तरह की प्रोसेस होने लगी। इसलिए आज हमारे देश के विभिन्न राज्य और विभिन्न प्रकार के लोग चिंतित हैं। हमसे कई बार लोगों ने कहा है, साहब अभी कैन बेतवा का काम था, उसमें भी तो बहुत सारे पेड़ काटे जाने थे, उस समय क्यों नहीं लोगों ने हल्ला मचाया? जब और कई जगह पर पेड़ कटते थे, रोड का काम चल रहा था, तब लोगों ने हल्ला क्यों नहीं मचाया? अब ऐसा क्या हो गया बक्सवा में जो लोग इतनी तरीके से हल्ला मचाने लगे? तो देखिए भाई, हर चीज का एक समय होता है। कई बार छोटी छोटे से लोग पॉकेट काटते हैं, धीरे धीरे फिर वो चोरी करना सीख जाते हैं।
जब उनका और उत्साह बढ़ जाता है तो वो डाका डालना शुरू कर देते हैं, और ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो वो आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं। सेम पैटर्न यहाँ पर है। कल उन्होंने छोटे छोटे से पेड़ काटे, हम चुप रहे, फिर उसके बाद उन्होंने और बड़ा एरिया दे दिया, उसको काट दिया, हम आज चुप बैठे रहे। आज वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम तबाह करने की बात कर रहे हैं। हमें उस एरिया से मतलब नहीं है कि वो एरिया वहां 100 एकड़ का है या 380 हेक्टेयर का है, वो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है। हम इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय नहीं होने दे रहे हैं, ये बात जनता को समझना पड़ेगी। सर वहाँ पे जो बक्सवाहा में ऑस्ट्रेलियन कंपनी जो काम कर रही थी, तो ऐसे तो गई नहीं थी वहां से। आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज आ रही है सर? अब हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं राजेश जी की बात को स्पष्ट कर देता हूँ। राजेश जी कहना चाह रहे हैं जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी आई है उसको लाइसेंसिंग कैसे मिली है, संभवतः आप यही कहना चाहते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कर, अब जा रही है आवाज मेरी सही से? जी जी कहिए। जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी उसका नाम भी था RTEIPL, यानी रियो बोलते थे शॉर्ट में उसको। तो ऑस्ट्रेलियन कंपनी वहां से ऐसे ही नहीं गई थी, वहां के लोकल्स ने बहुत विद्रोह किया था वहां पे, और उस कंपनी को सिर्फ वहां पे देखने के लिए नहीं बुलाया गया था कि वहाँ पे माइनिंग करने कि वहाँ पे डायमंड है या नहीं। उस कंपनी को पूरा एक तरीके से माइनिंग करने का भी अधिकार उसको हो जाता, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड वो खनन करती है डायमंड्स के लिए। जब लोगों ने वहाँ पे विरोध किया, लोकल्स ने विरोध किया वहाँ पे, तब उस कंपनी को वहाँ से जाना पड़ा, और उसने ये भी बताया कि उसका बेनिफिट शायद नहीं हो रहा था। तो ऐसा नहीं था कि वहाँ के लोगों ने विरोध नहीं किया, लोगों ने विरोध किया तभी वो रियो कंपनी, ऑस्ट्रेलियन कंपनी वहाँ से गई। ऐसा, और जहाँ जहाँ भी ऐसा हो रहा है, चाहे छत्तीसगढ़ में भी हो, वहाँ के भी लोग इन चीजों का विरोध करते हैं, लेकिन जानबूझ के गवर्नमेंट कर रही है इन चीजों को। देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं चर्चा करने के लिए, कभी अपन फिर से बैठ के इस बारे में बात करेंगे। आज हमारा सरकार को जो रेवेन्यू है वो दारू से मिल रहा है। लॉकडाउन के दौरान दारू की दुकानें खुली रही, सरकार पैसा कमाना चाहती है, लेकिन मानवीय प्रवृत्ति क्या होना चाहिए कि हमें दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। हमें अपना रवैया बदलना पड़ेगा, हमें लोगों को समझाना पड़ेगा, जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको समझाना पड़ेगा कि हमें अपने अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। और जब हम उसको स्वतः अपना लेंगे तो आगे आने वाले समय में जो हमारी युवा पीढ़ी है, आप ही लोगों को तो इस देश का कर्णधार बनना है। सर मेरा प्रश्न एक चीज ये है कि हम सदमार्ग पे चले, आप सदमार्ग पे चले, लेकिन आप जंगल काटने नहीं जा रहे हैं, आप वहाँ पे खनन नहीं करने जा रहे हैं हीरो के लिए। तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि आप चीजें फॉलो कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा व्हेल मछली जो है आके सारी चीजों को वो करना पड़े, तो विरोध जो है ये समझने की जरूरत है। आज अभी SL कंपनी को, जो अभी आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, जिनको ये मिला है, कैसे मिला है? वो गवर्नमेंट भी उनको क्यों दे रही है? ये जानते हुए कि टॉप 10 सिटीज आज वर्ल्ड में, पॉल्यूटेड सिटीज में टॉप 10 में आज हमारे ये पूरा ये भारत की सिटीज है, वहाँ पे पॉल्यूशन से दिल्ली में रहना मुश्किल हो गया था कोरोना से पहले। ये सारी चीजें जानते हुए भी गवर्नमेंट को इतना हिम्मत कैसे हो रहा है? बिल्कुल जानती है, बिल्कुल जानती है, गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ने यदि इस तरह का काम किया है तो गलत किया हुआ है, उसके लिए हमें जनता को इसका विरोध करना होगा, हमें कोर्ट के पास जाना होगा और उनको बताना होगा कि ये चीज आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। इस सारे सिस्टम में सिर्फ एक है, जनता अगर वो विरोध करती है तो झुकना पड़ेगा, अदरवाइज गवर्नमेंट को तो सिर्फ रिवेन्यू चाहिए। गवर्नमेंट को रिवेन्यू चाहिए, वो आपको डेवलपमेंट दिखाएगी, उसके फायदे दिखाएंगी और पीछे से आपको बर्बाद कर देगी। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू से मतलब है, नथिंग एल्स। वो नहीं सोचती कि आज से 20 साल बाद मेरी सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, अभी उसको चाहिए। इसलिए वो लग रहा है, हाँ जी मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली गवर्नमेंट में, देखिए हम एक चीज को, हमें एक तो इन्वायरमेंट तो है ही, लेकिन जो मैं रूट कॉज की बात कर रहा है यहाँ पे, एक तो बिजनेस इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है इसमें, और पार्टी का भी इम्पोर्टेंस है इसमें। जो पिछली गवर्नमेंट थी, खासकर कांग्रेस की, आप देखेंगे बहुत बार जयराम रमेश उसके इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री उनको देख रहे थे, उन्होंने बहुत सारी क्लियरेंस जो है, बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्लियरेंस नहीं मिल रहा था वहां से। ये आवाज बहुत ज्यादा आ रही है बैकग्राउंड से।
जी बताएं बताएं, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। हाँ, एक्चुअली बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही थी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ये हमें रूट कॉज जो है, एक तो बिजनेस इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और ये डिपेंड कर रहा है सरकार पे भी नहीं, मेरा मानना है पार्टियों पे भी डिपेंडेंट है। ये हमें समझना पड़ेगा। अगर रूट कॉज को हम नहीं समझेंगे तो फिर हमारे प्रॉब्लम्स को समझने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए कांग्रेस गवर्नमेंट के बारे में ये बदनामी थी कि उनको इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रहा था। रिकॉर्डेड है, वहाँ से जयराम रमेश के पास फाइल जाती थी, रुक जाती थी वहाँ पे, तो क्लियरेंस नहीं मिल रहा था। यहाँ पे ये गवर्नमेंट काफी शिफ्ट हो गई है, बहुत जल्दी जल्दी क्लियरेंस दे रही है। और अभी का नोटिफिकेशन भी जो आया था इन्वायरमेंट का, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सरकार को भी खासकर इस मामले में जो बिजनेस हर तरीके से बिजनेस इंटरेस्ट को देख रही है और उससे उनका ही फायदा है, पार्टी को भी फायदा है और सरकार को जो रेवेन्यू मिल रहा है तो अलग है ही। लेकिन ओवरऑल सरकार का रेवेन्यू किसके लिए होता है? जनता के लिए होता है, देश के लोगों के लिए होता है। लेकिन उसका जो ड्रॉबैक है, जो इसका इफेक्ट है पॉल्यूशन के कारण, वो भी तो झेलना पड़ रहा है। जो उसका बेनिफिट हो रहा है लोगों को, उससे ज्यादा उसको नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का विरोध होगा, खासकर इस मामले में इस सरकार का, जो बीजेपी का, जहाँ जहाँ पे जा रही है, जहाँ माई का काम चल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी इसका यही काम रहा है लगभग, जो रमन सिंह की जो गवर्नमेंट रही है वहाँ पे। तो हमें इन चीजों पे भी थोड़ा ये बात करने की जरूरत है, तो हम थोड़ा समझ पाएंगे इस चीज को। बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण के विरुद्ध में अगर कोई भी सरकार जाती है तो पर्यावरणविद और समाज के नाते हमें विरोध करना चाहिए, और विरोध करना नहीं चाहिए, विरोध को सकारात्मक रूप से दर्ज भी कराना चाहिए और उसके पूरे तरीके से उस लड़ाई को जीतने का फुल प्रयास हमें करना चाहिए। और जो जो हम लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग कर भी रहे हैं। आज अगर सुप्रीम कोर्ट में और ग्रीन ट्रिब्यूनल में अगर केस लगे हुए हैं तो वो हम आपकी वजह से ही लगे हुए हैं। आज हम लोग जागरूक कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपने अपने स्थान से जागरूक कर रहा है। आज हम जूलॉजी के स्टूडेंट, हम प्रोफेसर हैं, हमने टीचिंग की है, तो हम आपको अपने अपने पहलुओं को हम आपको उजागर कर रहे हैं। कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जो पेड़ पौधों के बारे में जान रहा है तो वो उसकी जानकारी दे रहा है। जो नीम हकीम बैठे हुए हैं, जो वैद्य बैठे हुए हैं, उनसे अगर आप जाकर के मिलिएगा तो वो बताएंगे कि हाँ यहाँ पर कौन कौन सी जड़ी बूटी है, किस किस चीज का इलाज। अभी हमें वहां बहुत काम करना बाकी है, हमने पूरी चीजें आपको व्याख्या में दी है। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा शोध केंद्र बन सकता है और उससे बहुत आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा माहौल मिलेगा वहां से। ऐसा नहीं है कि हम उसको एक ही झटके में उठा करके अलग कर देंगे। और जैसा हमारा मानना भी है कि हमें नहीं लगता कि इतना जागरूक होने के बाद गवर्नमेंट उस पर अड़ियल रवैया अपनाएगी और इस तरह की इकोसिस्टम को वो डिस्ट्रॉय भी करेगी। उसको सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं जिनको वापस करना पड़ा। रियो टिंटो कंपनी के बारे में जो अपन बात कर रहे हैं, रियो टिंटो कंपनी गवर्नमेंट की परेशानी की वजह से गई है। हो सकता है शायद उन्होंने पहले डिसीजन दे करके उसको दे दिया हो, जब लोगों ने उसका विरोध किया। तो दो तरीके होते हैं, भाई ठीक है आपको हमसे मोबाइल चाहिए, खिलौना चाहिए, हमने आपको खिलौना दे दिया। अब उस खिलौने की खेलने की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे हाथ में है, तो वो हम धीरे धीरे आपसे नहीं देंगे आपको। तो आप एक समय आएगा कि आप कहोगे तो फिर ये खिलौना भी रख लो, मोबाइल दे दें और बैलेंस ना डलवाएं। तो हमारा बेटा तो कह देगा कि साहब फिर हमें पापा क्यों दिलवाया मोबाइल आपने, जब बैलेंस नहीं डलवाना, हमें क्या करना है इसका। ना हम गेम खेल पाते हैं, ना हम क्लास ले पाते हैं। तो कई बार गवर्नमेंट में भी बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं शार्प माइंडेड कि वो अपने तरीके से भी काम कर लेते हैं। तो हो सकता है शायद गवर्नमेंट का ऐसा पहलू रहा हो कि उन्होंने उनको धीरे धीरे जो सुविधाएं स्टार्टिंग में दी थी, बाद में वो उनको सुविधाएं देना बंद कर दिया हो और उनको ऐसा लगा हो। क्योंकि वो फॉरेन कंट्री में क्या रहता है कि अगर थोड़ी सी गड़बड़ी उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप डिस्टर्ब करते हो तो वो तुरंत अविश्वास उनके अंदर पनप जाता है और वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। तो हो सकता है कि शायद ऐसा कुछ पहलू, वो भी हमें सोचने की जरूरत है। तो तमाम पहलू हैं जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आप सब लोग जुड़े हैं, उसकी व्याख्या करें, हमने जो बातें कही हैं उसको भी समझें, और आपके दिमाग में कोई बात आई है तो आप हमें भी बताएं ताकि हम और भी लोगों को उस तरीके से अवेयर कर सकें। फिलहाल आज के लिए इतना इंटरेक्शन हमारी समझ से पर्याप्त है, फिर आगे आने वाले समय में फिर कभी चर्चा करेंगे। संजीव तिवारी जी। हाँ जी, धन्यवाद सर। और हम तो इसमें यही आग्रह करेंगे सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सारे पक्षों को बिल्कुल स्पष्टता के साथ रखने के लिए। आपने जो वहाँ का पूरा विज्ञान है वो भी हमको समझाया, और क्यों काटा जा रहा है ये भी, मतलब क्या उसके कारण है ये भी आपने हमको समझाया। सबसे बड़ा विषय ये भी है सर, मैं अपना स्वतंत्र रूप से मत इसमें रखना चाहूंगा कि जो सरकारें स्वयं को सनातनी कह रही हैं,
या धार्मिक दंभ भर रही हैं, अगर वो प्रकृति के प्रशस्त मान बिंदुओं को नष्ट कर रही हैं, तो कदापि सनातनी नहीं हो सकती। क्योंकि बिल्कुल प्रकृति के प्रशस्त मान बिंदु वन है, अरण्य है, नदियां हैं, पर्वत हैं, और इनको नष्ट करने वाली सरकारें कदापि सनातनी नहीं हो सकती। और जो समाज इस पे चुप है, जो आग्रहित नहीं हो रहा है, वो भी समाज कदापि सनातनी नहीं हो सकता। तो हम यही चाहते हैं कि ये विषय पूरे भारत में जाए, और केवल ये बक्सवाहा को लेके ना जाए, ये भारत में पिछले 70 वर्षों में स्वतंत्रता के पश्चात जितने जंगल काटे गए हैं सरकारों द्वारा और समाज की चुप्पी द्वारा, उसके विरुद्ध एक अभियान की आधारशिला खड़ी हो, और ये लड़ाई बक्सवाहा पे रुक जानी चाहिए। अब ये लड़ाई आगे नहीं बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बक्सवाहा मध्य प्रदेश में और एक बक्सवाहा तमिलनाडु में। तो अब बिल्कुल ये सही लड़ाई बात है। हमको यहीं पे समाप्त करनी पड़ेगी, और इसके लिए समाज का जन जागरण सबसे बड़े स्तर पे खड़ा करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जी प्रेम प्रकाश जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी संजीव जी, हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो बोले एक बक्सवाहा यहाँ, एक बक्सवाहा तमिलनाडु नहीं होना चाहिए। अगर इस बक्सवाहा को हम नहीं रोक सकते हैं ना, तो अगर नहीं रोक पाए भविष्य में, भगवान न करे ऐसा कभी हो, लेकिन अगर हम इसको नहीं रोक पाए ना, तो वैसा बक्सवाहा भारत के हर राज्य में होगा, ये निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है, चाहे इसके लिए युद्ध स्तर पे हम लोग को काम करना पड़े, जमीन पे काम करना पड़े, या जैसे करना पड़े। अगर ये नहीं रुका तो फिर कहीं नहीं रुकेगा ये, क्योंकि एक लिंक मिल जाएगा उसको, एक एग्जाम्पल मिल जाएगा। बिल्कुल यहाँ ऐसे हुआ और हम करेंगे, और फ्यूचर में वो काम करते रहेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सबसे सही बड़ी बात है, कर रहे हैं। जिस हीरा का आप तर्क दे रहे हैं कि हीरा आप प्राप्त करेंगे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा भौतिक सुख प्राप्त करके आपको होगा क्या? उस हीरा का आप करेंगे क्या जब वृक्ष रूपी हीरा आप काट रहे हैं? मतलब आप इस पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि वो हीरा जो है वृक्ष से बहुमूल्य है। हाँ, इस पूर्वाग्रह से आप ग्रसित हैं, तो सबसे पहले तो इस पूर्वाग्रह को खत्म करना पड़ेगा हमारे लिए। वह को खत्म करना पड़ेगा उन लोगों को। सबसे पहली बात कि अगर प्रकृति के लिए ये हीरा किसके लिए है? जो जीवित बचेगा उसी के लिए होगा ना। जो जीवित नहीं बचे उसके लिए हीरा किस काम का है? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए हमको हीरा चाहिए, लेकिन प्राकृतिक की हीरा चाहिए। वो हीरा हमारे लिए अभी उपयोग के लिए नहीं है एकदम। झज्जर से संदीप जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है। एक तरफ ये सरकार हिंदुत्व को प्रमोट कर रही है, और एक तरफ जो हिंदुत्व के मान बिंदु हैं उनको समाप्त करने का काम कर रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अब चाहूंगा कि ये विषय हमारा यहीं पे समाप्त हो।